अभी तक मैं आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की करीब आधी कहानी सुना चुका हूं और इस आधी कहानी में हमने ये देखा कि 1500s के आसपास ये यूरोपियंस निकलते हैं यूरोप से और पहुंचते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और उसके बाद अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव लोग थे उनसे ये यूरोपियंस लड़ाई करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें उनकी ज़मीनों से हटाते हैं और उनके इलाकों पे कब्जा करना शुरू करते हैं। उसके बाद ये यूरोपियंस अमेरिका की खदानों से मिनरल्स निकालना शुरू करते हैं और उनकी ज़मीनों में खेती करना शुरू करते हैं। अब इतने काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, खेती करने के लिए उन्हें लोगों की ज़रूरत थी। तो ये यूरोपियंस उसके बाद पहुंचते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में जितने ट्राइबल लोग थे उनसे ये लड़ाई करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं अमेरिका। वहाँ गुलाम बना के इन्हें रखते हैं और इनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं अपने खेतों में और उन खदानों में। इसके बाद ये यूरोपियंस पहुँचते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तस्मानियन लोग रहा करते थे, उनके साथ भी ये लड़ाई करते हैं, उनके इलाकों में कब्जा करना शुरू करते हैं। और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू होता है यूरोपियन माइग्रेशन का, कि यूरोप के अलग अलग इलाकों से लोग निकलते हैं और जाके बसना शुरू करते हैं अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। और इस तरीके से टाइम के साथ ये दोनों ही इलाके यूरोपियन डोमिनेटेड होते चले गए। इसके बाद ये यूरोपियंस पहुंचते हैं हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में और इंडियन सिविलाइजेशन में ये यूरोपियंस बिजनेस करना शुरू करते हैं। और इंडिया में बेसिकली 3 गढ़ इनके बन गए थे, एक कलकत्ता, दूसरा मद्रास, तीसरा बॉम्बे। इन 3 गढ़ों से इनका बेसिक तौर पे सबसे ज्यादा काम होता था। तो अब वक्त चल रहा है 1740s के आसपास का और इस टाइम पे हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों कंपनीज ट्रेड कर रही थी। और इन तीनों कंपनीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था कि हर कंपनी चाहती थी कि सबसे ज़्यादा ट्रेड और प्रॉफिट उनकी अपनी कंपनी को मिले। तो इस वजह से इन कंपनीज के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होते रहती थी। ये कभी एक दूसरे का सामान जब्त कर लेते थे, कभी एक दूसरे के जहाज डुबा देते थे। तो इस वजह से इन कंपनीज को ये महसूस होने लगा कि इन्हें अपनी आर्मीज की ज़रूरत है कि ये अपनी फैक्ट्रियों की, अपने जहाज़ों की हिफाजत कर सकें। और इसके बाद 1740s का टाइम आते आते तक हमारे हिंदुस्तान में जो माइटी मुगल एम्पायर था वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और अलग अलग साम्राज्यों में टूट चुका था। तो अब कोई ऐसी पावरफुल स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो इन कंपनीज की काम पे नज़र रख सके। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला लिया कि वो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में ही अपनी एक आर्मी बनाएगी। तो अब ये चीज़ शुरू होती है और ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई जाती है। अब क्योंकि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन से आर्मी बनाई गई है तो जाहिर तौर पे ज़्यादातर जितने लोग थे, करीब 70 to 75% लोग हमारे हिंदुस्तान के ही थे। और इन लोगों का काम ये होता था ऑर्डर्स को फॉलो करना। जो अपर लेवल या हायर पोस्ट जो होती थी इन ब्रिटिश इंडियन आर्मीज में, उसमें करीब 20-25% जो हायर पोस्ट होती थी वो इन यूरोपियंस के पास होती थी। और इन यूरोपियंस में भी ऐसा नहीं था कि सब लोग ब्रिटिशर्स थे। ज़्यादातर जो सैनिक होते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, जो यूरोपियंस, वो या तो फिर आयरिश होते थे या स्कॉटिश होते थे। अब ये आयरिश या स्कॉटिश लोग कौन? तो इंग्लैंड जो इलाका है उसके पास में ही ये इलाके हैं, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इनके कल्चर अलग थे, इनकी भाषाएं अलग थी, इनके राजघराने अलग थे। इंग्लैंड के लोगों ने हमला किया आयरलैंड पे, स्कॉटलैंड पे, इनको अपने कब्जे में लिया, इन पे राज किया, इनके राजाओं को हटा दिया और इनको अपने देश में मिला लिया और खुद इन पे राज करते थे। तो जिस तरीके से इन अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान पे राज किया, उसी तरीके से ये अंग्रेज़ आयरलैंड और स्कॉटलैंड पे भी राज कर रहे थे। और वहाँ के जो नए नए लड़के थे उनको रिक्रूट करते थे और हिंदुस्तान भेजते थे यहाँ की आर्मी में शामिल होने। तो हम हिंदुस्तानी जब इन अंग्रेज सैनिकों को देखते थे और ये सोचते थे कि ये अंग्रेज सैनिक हम पे राज कर रहे हैं, उनमें से भी ज़्यादातर अंग्रेज सैनिक ऐसे होते थे जो इन अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो खैर, अब ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई जाती है
और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, ये हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन में जहाँ पे भी जाते थे, आर्मी में अब लोगों को रिक्रूट करने के लिए इन्हें बहुत आराम से लोग मिल जाते थे, बहुत आराम से लोग शामिल हो जाते थे इनकी आर्मी में, और उन लोगों को ये कहीं पे भी भेज देते थे तो ये लोग लड़ाई करते थे और बहुत अच्छे से लड़ाई करते थे। और एक और ख़ास चीज़, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर किसी भी राज्य में उस राज्य के राजा को और उसकी सेना को अगर हरा दे तो बहुत आराम से उस राज्य पे राज कर लेती थी। जो आम जनता थी, ये आम लोग थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पाते थे। अब ऐसा क्यों होता था, इन दोनों चीज़ों की वजहें क्या थी, इन चीज़ों को आप तब समझ पाएंगे जब आप हिंदुस्तान का समाज देखेंगे इस टाइम के आसपास। तो इस टाइम के आसपास अगर आप हिंदुस्तान का समाज देखें तो पूरी जितनी भी जनसंख्या है, सबसे पहली चीज़ तो जनसंख्या दो हिस्सों में होती है, कुछ आदमी होते हैं, कुछ औरतें होती हैं। बेसिकली यही डिवीजन है, बाकी जितने डिविजन्स हैं वो सब काल्पनिक डिविजन्स हैं। खैर, अब इसके बाद जितनी भी आबादी थी इसको अलग अलग वर्ण में डिवाइड किया गया था। जो सबसे पहला वर्ण था ये था ब्राह्मण वर्ण। इनका काम था पढ़ाई लिखाई करना, सोच विचार करना, दुनिया के बारे में जानकारी रखना, समाज में क्या होगा क्या नहीं होगा, समाज की चाबी इनके पास थी, धर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा, धर्म की चाबी इनके पास थी। जो दूसरा वर्ण था ये क्षत्रिय वर्ण था। इनका काम था राजकाज करना और सेना में शामिल होना। जो तीसरा वर्ण था ये था वैश्य वर्ण। इनका काम था बिजनेस करना और पैसे रुपए में खेलना। और जो चौथा वर्ण था ये था शूद्र वर्ण। जनसंख्या में सबसे ज्यादा बड़ा वर्ण ये था और इनका काम था अपने से ऊपर के जितने वर्ण हैं इनकी सेवा करना। तो अब ये ब्रिटिशर्स हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन में कहीं पे भी जाते थे तो उनको ऐसे वॉरियर क्लास के लोग मिल जाते थे, ये क्षत्रिय वर्ण के लोग जिनका काम ही है शामिल होना सेना में। तो इनको जब अच्छा पैसा मिलता था ये आराम से सेना में शामिल हो जाते थे। और सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के लोग नहीं, जब अच्छा पैसा मिलता था अंग्रेजों से तो अलग अलग वर्ण के लोग शामिल होते थे इनकी सेना में। और दूसरी वजह, उस टाइम पे अगर देखा जाए तो लोगों की पहचान के सेंस में लोगों की आइडेंटिटी लोकल लेवल पे होती थी। अब इस चीज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं, अगर बंगाल का कोई आदमी है तो उसके लिए बंगाल उसकी मातृभूमि है, बंगाल उसका देश है। अगर आप बंगाल के किसी आदमी को राजस्थान में ले जाके छोड़ दो तो उसके लिए वो एक अलग दुनिया है, अलग देश है, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की दुनिया अलग है, वहाँ की बोलचाल अलग है। उस बंगाली को समझ में भी नहीं आएगा कि वो राजस्थान वाले क्या बोल रहे हैं और राजस्थान को नहीं समझ में आएगा कि वो बंगाली क्या बोल रहा है। तो देखा जाए तो हर जगह अलग अलग देश थे अपने आप में। वो महाराष्ट्र अपने आप में अलग देश है, केरल अपने आप में अलग देश था, नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को, उनकी सबकी मातृभूमि अलग थी। और एक और खास चीज, कोई भी आदमी क्या सोचता है या कैसे काम करता है ये डिपेंड करता है कि उसकी पहचान क्या है। और पहचान क्या होती है, बचपन से जो चीज आपको बताई जाती है या बचपन से जब कोई इंसान अपने आसपास की दुनिया को देखता है उसी चीज से उसकी पहचान बनती है। तो हर आदमी की पहचान उस टाइम पे अलग अलग थी। तो बंगाल का आदमी अपना देश बंगाल को मानेगा, राजस्थान का आदमी अपना देश राजस्थान को मानेगा। उस जमाने में ऐसा होता था, लोकल आइडेंटिटी। और इस चीज का फायदा उठाते थे ये ब्रिटिशर्स कि हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आर्मी बनाते थे, इनको भेजते थे नॉर्थ वेस्ट के रीजन में, पंजाब में, पंजाब के रीजन, नॉर्थ वेस्ट के रीजन की आर्मी बनाते थे, इनको भेजते थे साउथ में, साउथ के लोगों की आर्मी बना के इनको भेजते थे नॉर्थ में। तो जब साउथ के लोग लाठी मारते थे नॉर्थ के लोगों को तो साउथ के लोगों को ये नहीं फील होता था कि ये मेरे ही देश के लोग हैं। जब पंजाबी लाठी मारते थे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो उन्हें नहीं फील होता था कि ये मेरा ही देश है। तो इस तरीके से लोकल आइडेंटिटी सबकी अलग अलग थी। और आज के वक्त में ये चीज़ हम हिंदुस्तानियों के साथ है कि हमें बचपन से बताया जाता है कि ये पूरा जितना इलाका है ये हमारा देश है और हम सब पूरा एक ही सिस्टम है। अंग्रेज़ों के खिलाफ हम सब ने एक साथ लड़ाई करी थी, हमारा एक देश का झंडा है, हमारे देश का राष्ट्रगान है, हमारे अंदर ये नेशनलिज्म भरा गया है। तो हमें आज के टाइम पे इतना बड़ा देश हम अपने आप को मानते हैं। उस टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, लोकल आइडेंटिटीज़ थी।
इसका पूरा फायदा इन ब्रिटिशर्स ने उठाया है और हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा कन्वर्ट हो पाया एक देश में। इसके लिए शुक्रिया अदा करिए हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स का। तो खैर, तो यहाँ इन वजहों से ये चीज बहुत आसान हो गई इन अंग्रेजों के लिए कि वो कहीं पे भी जाते थे आराम से सेना बन जाती थी। अब ये जो चीज मैंने कही कि अगर किसी राजा को हरा दिया तो पूरे आराम से वो राज कर लेते थे, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि अगर आप ये समाज देखें, हिंदुस्तान का जो समाज था, तो उस जमाने में अगर इस टाइम की बात करी जाए तो जितनी भी औरतें थी ये पहले से ही गुलाम थी। ये औरतें गुलाम थी इन आदमियों की। औरतों की अपने आप में कोई पहचान नहीं होती थी। बचपन से ही इनको ब्रेन वॉश करके रखा जाता था कि तुम औरत हो, तुम्हें ये सब दुनिया जहाँ के चक्कर में नहीं पड़ना है। छोटी उम्र में इनकी शादी कर दी जाती थी, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। जब तक दुनिया की कुछ समझ आनी शुरू हो तब तक इनके बच्चे हो जाते थे और फिर जिंदगी भर इनको सिर्फ घर परिवार संभालना है। इनकी कोई पहचान नहीं थी और कोई आवाज नहीं थी। कोई औरत को हमेशा दबा के रखा गया। तो ये औरतें पहले से ही गुलाम थी। अब अगर आदमियों की बात करें तो जितना ये शूद्र वर्ण था, ये शूद्र वर्ण गुलाम था इन हायर कास्ट के लोगों का। अगर इस जमाने की बात करी जाए 17 के टाइम की, तो उस टाइम पे गांव देहात थे और जितनी भी जमीनें होती थी गांव देहात की, वो सब जमीनें होती थी या फिर ब्राह्मण वर्ण की या क्षत्रिय वर्ण की। और ये लोग खुद अपनी जमीनों में खेती किसानी नहीं करते थे। इन शूद्रों के पास कोई जमीन नहीं होती थी, तो ये शूद्र सुबह से शाम तक खेती किसानी करते थे इन हायर कास्ट के लोगों की जमीनों पे। और इसके बाद जितने छोटे लेवल के काम हैं, जितनी भी साफ सफाई करना, कोई जानवर मर जाए जानवरों की लाशें उठाना, बाल काटना, लकड़ी का काम करना, ये सब चीजें इन शूद्रों का काम था और इनको कोई हक और अधिकार नहीं दिए जाते थे। अगर कोई शूद्र के कान में अगर कोई संस्कृत का लफ्ज पड़ जाए तो इनके कान काट लिए जाते थे, कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। कोई शूद्र अगर संस्कृत का एक उच्चारण कर ले तो जीभ काट ली जाती थी। अगर कोई शूद्र अपना प्रोफेशन बदलना चाहे तो बहुत कड़ी सजा दी जाती थी उसको और उसके परिवार को, जिससे कि जितने बाकी सब शूद्र हैं वो डर उनके अंदर भर जाए कि आपको इस समाज के नियम मानने ही मानने हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जितने शूद्र थे ये भी गुलाम थे। और ये जो वैश्य वर्ण के लोग थे, इनको तो पहले ही बोल दिया गया था कि पढ़ाई लिखाई आपका काम नहीं है, राजकाज आपका काम नहीं है, आपका काम है सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखना, व्यापार करना। तो ये जितनी पूरी आबादी थी, आजाद लोग कितने हैं? आजाद लोग सिर्फ कुछ लोग हैं जिन पे जिम्मेदारी है समाज की, दुनिया की। सिर्फ इतने आजाद लोग, बाकी पूरी जनसंख्या पहले से ही गुलाम है। आधे से ज्यादा जनसंख्या गुलाम है। तो इस वजह से कहीं पे भी किसी भी राजा और उसकी सेना को अगर हरा दिया जाए तो जितना भी राज्य है बहुत आराम से अंग्रेज राज कर लेते थे, ज्यादा बगावत की आवाज नहीं उठती थी। और जितने भी आजाद लोग हैं, जो मुट्ठी भर आजाद लोग हैं, इनकी जिंदगी वैसे ही अच्छी चल रही है कि बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जो शूद्र लोग हैं वो इनके लिए काम कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। इनको जितना टैक्स मिल रहा है, जितना पूरा इनका आ रही है फसल, उसका थोड़ा सा हिस्सा ही राजा को दे देंगे। अब वो राजा हट के दूसरा राजा आ गया तो उसको दे देंगे, दूसरा राजा हट के तीसरा आ गया। इनकी जिंदगी मस्त चल रही। तो इस वजह से कोई ऐसी बगावत बहुत ज्यादा नहीं होती थी जब राजा को हटा दिया जाता था। तो अब इस तरीके से ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई गई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी जब बन गई तो इन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने डिफेंड करना शुरू किया अपने अपने फैक्ट्रीज को, अपने इलाकों को। अब जब ये आर्मी तैयार है तो इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी का इस्तेमाल ये होने लग गया कि अब जैसे दो राजा लड़ रहे हैं तो एक राजा पैसा दे देता था इन अंग्रेजों को और ये अंग्रेज अपनी ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कुछ टुकड़ियां भेज देते थे उस राजा के पास। तो दरअसल ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक मर्सिनरी फोर्स की तरह यूज होने लगी किराए पे, और बहुत सारा पैसा मिलता था इन राजाओं से इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसकी वजह से जब ये इंडियन आर्मी लड़ाई करने लगी हिंदुस्तान के अलग अलग छोटे छोटे राज्यों से, तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती थी, क्योंकि इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हथियार थोड़े से बेहतर थे और इनका डिसिप्लिन, इनकी ट्रेनिंग, ये सब थोड़े मॉडर्न लेवल पे थे। तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर साबित होते थे ये अगर
आम जो सेनाएं होती थी उनके मुकाबले, तो ये थोड़ा मॉडर्न थे। तो इस वजह से जब ये सेनाएं थोड़ा भारी पड़ती थी हिंदुस्तान की कन्वेंशनल आर्मीज के सामने, तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता था इन ब्रिटिशर्स का कि अगर इन केस हमें डायरेक्टली लड़ाई करनी पड़ गई किसी हिंदुस्तान के साम्राज्य से, तो हम अच्छी खासी लड़ाई कर सकते हैं और इनफैक्ट उनको हरा भी सकते हैं। तो अब उनकी हिम्मत बढ़ गई इन अंग्रेजों की, तो ये टैक्स इवेजन करने लग गए, ये टैक्स बचाना शुरू करने लग गए, क्योंकि अब ये ताकतवर हो गए, इनको कोई क्या बोलेगा। और इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया है इन अंग्रेजों ने पूरी इंडियन सिविलाइजेशन को जीतने के लिए, और सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया में। जब इन्होंने चाइना से लड़ाई करी, जब इन्होंने अफ्रीका को जीता, हर जगह, मिडिल ईस्ट की बात हो चाहे वर्ल्ड वॉर की बात हो, हर जगह ब्रिटिश इंडियन आर्मी इनके लिए हमेशा तैयार रही। और जब भी हिंदुस्तान के अंदर भी कभी बगावत हुई तो यही आर्मी काम आई बगावत को दबाने के लिए। और इस इंडियन आर्मी का इस्तेमाल ये ब्रिटिशर्स इस तरीके से भी करते थे अपना राज बढ़ाने के लिए कि वो सब्सिडियरी अलायंसेस करते थे। मान लीजिए कोई छोटा सा राज्य है, इस राज्य का जो राजा है वो हमेशा डर में रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कि कोई और राज्य आके इन पे हमला कर दे, इस राजा को हटा के कोई और राजा बन जाए, या तो फिर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कि क्या पता अंदर ही राज्य में बगावत हो जाए, कोई और राजा आके इनको हटा दे, खुद राजा बन जाए। तो अब ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सब्सिडियरी अलायंस ऐसे राज्यों में अपनी एक रेजिमेंट भेज देते थे ब्रिटिश आर्मी की, जो रेजिमेंट परमानेंटली स्टेशन होती थी इस राज्य में। इस आर्मी का काम होता था कि अगर बाहर से कोई अटैक होता है तो उस अटैक से लड़ना, और अगर अंदर बगावत होती है तो उस बगावत को दबाना। तो ये जो राजा थे ये बहुत सेफ हो जाते थे। अब लेकिन ये ऐसे ही यूं ही अपनी आर्मी नहीं दे देते थे, ये शर्त रखते थे। शर्त ये होती थी कि इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो किराया है, ये किराया ये राजा ही भरेगा, और ये किराया इतना ज्यादा होता था, कई बार राजा लोग भर नहीं पाते थे तो उनके टेरिटरीज ले लेते थे ब्रिटिशर्स। इसके बाद इनको एक और शर्त होती थी कि ब्रिटिश रेजिडेंट रखने पड़ते थे अपने राज्य में। और एक तरीके से देखा जाए तो इस सब्सिडियरी अलायंस में कोई भी राजा अगर सब्सिडियरी अलायंस में आता है तो पूरी की पूरी ताकत इन ब्रिटिशर्स के पास आ जाती थी। अब खुद सोचिए, किसी के राज्य में अगर ब्रिटिश सेनाएं हैं तो जब वो चाहे उस राजा को हटा के कोई और राजा बना सकती हैं। तो जितने भी राजा थे उनकी जिंदगी मस्त चलती थी कि वो हमेशा राजा बने रहेंगे, लेकिन उनकी ताकत खत्म हो जाती थी, वो सिर्फ एक पपेट किंग बन के रह जाते थे, यानी कि अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन के रह जाते थे। अब इन ब्रिटिशर्स की आर्मी तैयार थी, तो यहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू किया कि हिंदुस्तान के जितने अलग अलग साम्राज्य थे उनसे एक एक करके लड़ाई करना शुरू किया। और शुरुआत इन्होंने करी 1757 में। सबसे पहली लड़ाई हुई थी बंगाल के साथ, जिनके नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला, और ये लड़ाई हुई थी प्लासी में, तो इसे बैटल ऑफ प्लासी भी कहते हैं। इन अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और उनकी जगह फिर जिस आदमी को राजा बनाया था, मीर जाफर नाम था उसका, और ये एक पपेट किंग थे, यानी कि सिर्फ कठपुतली के तौर पे राजा थे। तो अब ब्रिटिशर्स के आगे मीर जाफर ने पूरे खजाने खोल दिए। ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ राजकोष से। उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया बंगाल को एक तरीके से, जिससे बंगाल के रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा बुरा नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ इन अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ बंगाल जीतने से, और यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर की कीमतें हैं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गईं। अब इसके बाद वक्त आगे गुजरा, बंगाल की इकोनॉमी खराब होती चली गई। इस वजह से इन अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी हटा दिया, एक दूसरे आदमी को राजा बनाया, मीर कासिम। अब मीर कासिम इस चीज को समझ रहे थे कि इन अंग्रेजों के रहते हुए बंगाल सही नहीं हो सकता, ये अंग्रेज सत्यानाश कर देंगे बंगाल का। तो मीर कासिम ने लड़ाई शुरू करी इन अंग्रेजों के साथ, और मीर कासिम ने मदद मांगी अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला उनसे, और शुजाउद्दौला मान गए अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए। और उन्होंने सजेशन दिया कि हम मुगल बादशाह शाह आलम को भी अपने साथ ले लेते हैं। अब फिर 1764 में ये लड़ाई होती है, एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम और जो थोड़े बहुत सैनिक वो ला पाए थे, और मीर कासिम और उनके थोड़े बहुत सैनिक, और अवध के जो नवाब थे उनकी पूरी सेना। और ये लड़ाई हुई थी बक्सर में।
जिसे बैटल ऑफ बक्सर भी कहा जाता है, अंग्रेजों ने इन सबको हरा दिया। और क्योंकि उन्होंने मुगल बादशाह को हराया था, तो अब मुगल बादशाह शाह आलम से इन्होंने साइन करवाए दीवानी राइट्स, और इन अंग्रेजों को पूरा बंगाल, पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा मिल गया। तो अब ये जो टेरिटरीज थी, ये हमारी इंडियन सिविलाइजेशन की सबसे रिच और सबसे प्रॉस्परस टेरिटरीज थी। और ये टेरिटरीज मिलने के बाद समझ लीजिए अंग्रेजों को एक खजाना मिल गया। अभी तक क्या होता था कि ये अंग्रेज लंदन से सोना लाते थे, उस सोने को देते थे इंडियन सिविलाइजेशन में, तब जाके ये वहां से चीजें खरीदते थे, फिर ये ले जाके लंदन में बेचते थे उन चीजों को। अब क्योंकि ये टेरिटरीज और इतनी प्रॉस्परस टेरिटरीज इनको मिल गए जहां के ये खुद राजा हैं, तो अब इन टेरिटरीज से जितना भी रेवेन्यू आता था टैक्स के तौर पे, वो सब का सब रेवेन्यू इनका अपना है। उस रेवेन्यू का अच्छा खासा हिस्सा ये लंदन भेज देते थे, तो अब इन्हें लंदन से सोना लाने की जरूरत नहीं, अब लंदन में सोना जा रहा है। और क्योंकि अब इन्हें इंडिया से ही टैक्स मिल रहा है, उसी पैसे से दूसरे इलाकों से फिर चीजें खरीद सकते थे, उसी सोने को यहीं इंडिया में रिवर्ट कर सकते थे, और जितना प्रॉफिट है वो लंदन भेज सकते थे। तो इस तरीके से जो ड्रेन ऑफ लंदन गोल्ड है, ये ड्रेन ऑफ लंदन गोल्ड अब रुक गया और इंडिया से ही इनको प्रॉफिट होने लग गया। और इसी तरीके से अगले 100 साल के अंदर 1850s का टाइम आते आते तक इन अंग्रेजों ने हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग साम्राज्यों को हराया, चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो मराठा साम्राज्य हो, चाहे वो सिख साम्राज्य हो, चाहे कश्मीर का साम्राज्य हो, चाहे सिंध, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, बर्मा, सारे इलाकों को ये हराते चले गए। कई जगहों को डायरेक्टली सामने सामने की लड़ाई में हराया है। कई बार इन्होंने ऐसा किया है कि आपस में पहले लोगों को लड़वाया है, जब वो कमजोर हो गए फिर उनको हराया है। कई बार इन्होंने ऐसा किया है कि सामने बहुत अगर काबिल राजा है, बहुत पावरफुल राजा है, तो इंतजार किया है कि वो राजा की मौत हो। जब राजा की मौत होगी तो 2-3 लोग होंगे जो सबके सब राजा बनना चाहेंगे, तो ये एक आदमी की मदद करेंगे, आपस में उनको लड़वाएंगे, और जो आदमी राजा बन गया वो ऑलरेडी इनके साथ का आदमी है। तो इस तरीके से ये पूरे इंडियन सिविलाइजेशन पे इन्होंने राज कर लिया अगले 100 सालों के दौरान। और इन्हीं 100 सालों में इन्होंने अलग अलग दुनिया के हिस्सों में भी अपना राज जमाया। अब जैसे कि चाइना के एग्जाम्पल लेते हैं, इन अंग्रेजों को चाइना से भी बहुत तमाम तरह की चीजें चाहिए होती थी और इन्हें चाइना से भी बहुत प्रॉफिट चाहिए था। तो ये अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ हिंदुस्तान में उगाते थे ओपियम यानी कि अफीम। ये एक बहुत नशीली चीज होती है और आज के टाइम पे ये ड्रग माना जाता है इसे। तो इंडिया में ये अफीम उगाते थे और ये ले जाते थे उसे चाइना में जाके बेचते थे, और चाइना से अलग अलग तरह की चीजें और खूब सारा पैसा इनको मिलता था। अब पैसा मिल रहा है तो पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाने के लिए और ज्यादा अफीम बेचनी पड़ेगी, तो ये और ज्यादा अफीम उगा के बेचते थे चाइना में। अब होने क्या लगा, चाइना में इतने ज्यादा लोग अफीम के शिकार हो गए, अफीम के आदी हो गए कि वहां हालत खराब होने लगी थी लोगों की। लाखों करोड़ों लोग अफीम के आदी हो गए। जब ये चीज पता चली चाइना के राजा को, तो उन्होंने अफीम को इल्लीगल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये अंग्रेज अफीम जाके बेचते रहे चाइना में। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो चाइना के राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने अंग्रेजों के जो अफीम के जहाज थे उन्हें जब्त कर लिया, कई सारे जहाजों में आग लगा दी, तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो अब इन्होंने चाइना के राजघराने से लड़ाई करी है इन अंग्रेजों ने। इनका ये कहना था कि अगर चाइना के लोग अफीम खरीदना चाह रहे हैं और हम अफीम बेचना चाह रहे हैं, तो आप कौन होते हो बीच में आने वाले। ये फ्री ट्रेड का प्रिंसिपल है, फ्री ट्रेड। कोई आदमी कुछ खरीदना चाह रहा है, कोई आदमी कुछ बेचना चाह रहा है, तो ये होना चाहिए, इसे कहते हैं फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड के नाम पे ओपियम वॉर्स लड़ी गई हैं चाइना के साथ। इनका बीजिंग के राजघराने तक को पूरा तोड़ दिया गया है, और हांगकांग को जो पूरा इलाका था इसको ले लिया गया है। और यहां से आप देख सकते हैं इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल रहे हैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद ये पहुंचते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में पहले तो ये अलग अलग पोर्ट्स थे इनके, जहां से गुलामों को पकड़ के लाते थे। मेन लैंड अफ्रीका में घुस के इन्होंने राज नहीं किया था अब तक। इन 100 सालों के दौरान ही ये मेन लैंड अफ्रीका में घुसे
तब तक इन्वेंशन हो चुका था मैक्सिम गन का। मैक्सिम जो मशीन गन होती है कि एक आदमी के पास अगर मैक्सिम गन है तो सामने खड़े वो अगर 1000 लोग खड़े हों तलवार और भाले लेके, तो एक आदमी उस मशीन गन से हजारों लोग को मार सकता है। तो अफ्रीका में ये लोग घुसे और इन्होंने डिवास्टेशन मचा दिया। पूरे अफ्रीका को इन्होंने जीत लिया और पूरे अफ्रीका का इन्होंने स्क्रैम्बल किया है। अलग अलग सीधे लकीरें बनाई। कुछ इलाके इन्होंने जर्मनी को दे दिए, कुछ इलाके स्पेन को दे दिए, कुछ इलाके फ्रांस को दे दिए, कुछ इलाके अपने लिए रखे। तो पूरे अफ्रीका को इन्होंने इस तरीके से स्क्रैम्बल किया है और अफ्रीका के सारे लोगों को जीतने के बाद वहाँ के रिसोर्सेज का ये यूज़ करने लगे और अफ्रीकन्स की ज़िंदगी नर्क बना दी। और ये जो अफ्रीकन लोगों की स्लेवरी या गुलामी ये लोग करते थे, इसका बस एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। अफ्रीका के बीच में एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे कहते हैं कॉन्गो। वो कॉन्गो मिला था बेल्जियम के हिस्से में और बेल्जियम के जो राजा थे किंग लियोपोल्ड, उन्होंने वहाँ पे रबर का कलेक्शन कराना शुरू किया। अब इन अफ्रीका के लोगों को काम दिया जाता था, हर आदमी को एक कोटा दिया जाता था कि आपको पूरे दिन भर में इतना रबर कलेक्ट करके लाना है। अगर वो आदमी इतना रबर कलेक्ट करके नहीं ला पाते थे तो उनका हाथ काट लिया जाता था। कभी अगर किसी और दिन वो उतना काम नहीं कर पाए तो उनका दूसरा हाथ काट लिया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि कोई आदमी अगर उतना काम नहीं कर पाता था तो सज़ा तो दी ही जाती थी, इसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो उसके बच्चों के हाथ पैर काट लिए जाते थे। तो सोचिए ऐसा नर्क इन्होंने दिखाया है अफ्रीका में। इसके बाद नॉर्थ और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ 1850s तक आते आते पूरी तरीके से यूरोपियन कॉन्टिनेंट बन चुके थे। यहाँ पे अब नेटिव्स कम थे, यूरोपियन लोग ज़्यादा थे और इन जगहों का भी, साउथ अमेरिका का भी स्क्रैम्बल हुआ है। कुछ इलाके एक ने रखे, कुछ इलाके दूसरे ने रखे। तो 1850s का टाइम आते आते तक दुनिया के अच्छे खासे हिस्से में इन ब्रिटिशर्स का राज हो चुका था। तो अब इस तरीके से यहाँ आप आयरनी देखिएगा, ब्रिटेन की एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी के पास ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन के देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी आर्मी थी। ब्रिटेन की एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी के पास ब्रिटेन की सरकार और देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा था, कहीं ज़्यादा सोना था, कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज थे। जितनी आबादी ब्रिटेन की नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा आबादी पे एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी राज करती थी और ये आबादी पूरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों की थी। तो ये चीज़ हो रही थी और उस ब्रिटेन की छोटी सी एक प्राइवेट कंपनी से जितनी कमाई होती थी, ये सोर्स ऑफ इनकम बन रही थी ब्रिटेन के देश की, ब्रिटेन की सरकार की। अब जब पूरी दुनिया में इन अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज का राज था तो इनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती रहीं। कभी फ्रेंच लोग ब्रिटिशर्स से लड़ते थे, कभी डच लोग ब्रिटिशर्स से लड़ते थे, कभी स्पेनिश लोग। और जो बैंकर्स थे, बैंकर्स फंड करते थे वॉर्स को। दो लोग लड़ रहे हैं तो इनको भी पैसा देते थे, इनको भी पैसा देते थे। और इंसानियत की आयरनी देखिए, शेयर्स की कीमतें कितनी होंगी। शेयर्स की कीमतें डिसाइड करती थी कि युद्ध में कौन जीतेगा और लोगों के साथ क्या होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ होना शुरू हुई कि कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। जो बहुत अमीर अमीर बैंकर्स थे, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे, ये होल्डर्स बन गए साइंस के कि अब ये जिस साइंस पे पैसा लगाएंगे वो साइंस आगे बढ़ेगी और ये जिस साइंस को अगर दबाना चाहेंगे वो साइंस दब जाएगी। और साइंस की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि साइंस में कोई भी एडवांसमेंट होता है वो तभी होता है जब वो फायदेमंद होता है इन लोगों के। और ख़ास तौर पे साइंस में कोई भी एडवांसमेंट होता है, सबसे पहले वो इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री पर्पसेस के लिए। अब दुनिया बदल रही थी, दुनिया थोड़ा डेवलप हो रही थी, मॉडर्नाइज हो रही थी। इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया उस मॉडर्नाइज होने वाली दुनिया में। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसमें इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। जितना इंफ्रा बन रहा था, जितनी रिफाइनरीज थी, इन सब में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन चीज़ों को बना सके। इन चीज़ों को वही आदमी बना सकता है जिसके पास खुद बहुत सारा पैसा हो, और जिसके पास बहुत पैसा है वो ये चीज़ें बनाएगा। और जब वो चीज़ें बना देगा, उन चीज़ों से फिर दुनिया भर का पैसा इकट्ठा होकर उनके पास फिर से आएगा। तो जिसके पास पैसा है उसके पास और ज़्यादा पैसा होता चला जाएगा।
तो इसके बाद जब मॉडर्न मेडिसिन बढ़ी तो जो फार्मा कंपनीज थी, जितने माइंड्स थे दुनिया के अलग अलग, इनके कंट्रोल में थे। दुनिया कैसे देखेगी, क्या सोचेगी, मीडिया को इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। जितनी नए डिस्कवरीज थे, तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता चला गया। तो अब इस मॉडर्न होती दुनिया में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ यूरोप में और ब्रिटेन में, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन अमेरिका के जो नेटिव अमेरिकन्स थे, अफ्रीका के जो गुलाम थे और जो हिंदुस्तान के लोग थे, इनके खून और पसीने से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। अब इसके बाद और क्या क्या खास चीज़ें होती हैं। 1775 का टाइम आ चुका है और इस टाइम पे ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ यूरोपियंस आके बस चुके थे। इनका सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका था। तो अब इन लोगों ने डिमांड किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने मांगा, ये रिप्रेजेंटेशन इनको मना कर दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनकी बात नहीं सुनी। तो ये जो ब्रिटिश कॉलोनीज के जो लोग थे, जो बड़े बड़े पावरफुल लोग थे, इन्होंने ये जवाब दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। और जिसके रिस्पॉन्स में ब्रिटेन ने सेनाएं भेजी इनको दबाने के लिए, और इन्होंने भी फिर अपने हथियार उठा लिए। ब्रिटेन की कॉलोनी ने ही लड़ाई शुरू करी ब्रिटेन से, और इस लड़ाई को कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जितने भी ये ब्रिटिश कॉलोनीज के जो ताकतवर लोग थे, इनका ये कहना था ऑल मेन आर बोर्न इक्वल, कि जितने भी इंसान हैं वो सब बराबर हैं, और इस वजह से आप इस तरीके से हम पे हुक्म नहीं चला सकते हो। और यहाँ पे भी आप इंसानों की आयरनी देखिए, ऑल मेन आर बोर्न इक्वल, ये बात बोल के जिन लोगों ने लड़ाई करी, ये वो लोग थे जिनके पास खुद अपने जिंदगी में इतने सारे गुलाम रखे थे और उन गुलामों की नर्क जिंदगियां बना रखी थी। तो खैर, अब ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। ब्रिटेन लड़ाई करता है अपनी ही कॉलोनीज के साथ, और थोड़े टाइम के बाद ये लड़ाई बंद हो जाती है और इनको आज़ादी मिल जाती है। और ये जो 13 कॉलोनीज थी, ये 13 कॉलोनीज आपस में यूनाइट होती हैं और बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, ये यूएसए फिर बीच वाला जो पोर्शन था नॉर्थ अमेरिका का, जो फ्रांस के अंडर था, उसको खरीद लेता है। फिर आगे के टाइम में जो और वेस्ट वाला पोर्शन था स्पेन के पास जो था, उसको भी अपने अंडर ले लेता है, और फिर एक पूरा यूएसए बन के तैयार होता है। और यहाँ पे जो अमेरिका ने लड़ाई करी आज़ादी के लिए, यहाँ से ब्रिटिशर्स ने पहले से ही सबक ले लिया, और ऑस्ट्रेलिया की जो कॉलोनी थी इनकी, उनको डोमिनियन स्टेटस दे दिया। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे जितने भी चीज़ें होंगी, फैसले ऑस्ट्रेलिया की अपनी सरकार ले सकती है। अब इसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, साल आता है 1789, और इस साल कुछ ऐसा होता है जो इंसानियत के इतिहास में एक लैंडमार्क साबित होता है, और जिस चीज़ ने यूरोप के जितने भी राजा महाराजा थे सबकी नींद उड़ा दी। और जो राजा महाराजा कभी एक दूसरे से लड़ाई करते नजर आते थे, ये एक दूसरे का साथ देते नजर आने लगे। तो हुआ ये था कि 1789 में वो जो फ्रांस का इलाका है, वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ। यानी कि फ्रांस के जो गरीब जनता थी, जो आम मजदूर लोग थे, जो किसान लोग थे, जो औरतें थी, इन्होंने बगावत करी फ्रांस के अमीर तबके के साथ, जो ऊंचा तबका था, जो चाहे राजशाही राजघराने के लोग हैं, चाहे चर्च के लोग हैं, इनसे बगावत करी अपने हक और अधिकारों के लिए। इन गरीब लोगों का ये कहना था कि अगर फ्रांस के राजा को हमारे जीने मरने से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारी भुखमरी से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे राजा को राजा मानने से इनकार करते हैं। उन सारे जितने किसान थे, जितने गरीब मजदूर लोग थे, वो मिलते हैं, अपनी एक पार्लियामेंट बनाते हैं, अपनी नेशनल असेंबली बनाते हैं, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, एक संविधान, और उस संविधान में लिमिट करते हैं राजा की ताकतों को, कि अब ऐसा नहीं कि राजा कोई भी फैसला ले ले अपने मन मर्जी से, वो सिर्फ उतने ही दायरे में काम कर सकता है जो संविधान में लिखा है। और उन गरीब मजदूरों ने, जो अमीर ऊंचे तबके के लोगों के जो प्रिविलेज थे, जन्मजात प्रिविलेजेस, कि जस्ट बिकॉज कि पैदा हो गए हैं वो उस अमीर तबके में, तो अब जिंदगी भर वो ऐशो आराम में जिएंगे,
और नीचे के जो गरीब लोग हैं उन्हें कोई हक आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने ऐसे प्रिविलेजेस को ख़त्म किया और संविधान में लिखा डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ मेन, यानी कि जितने भी सब लोग हैं हर आम इंसान को उसके अधिकार मिलेंगे, उसके हक मिलेंगे और हर आम इंसान अब आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है और अब टैक्स सिर्फ इन गरीब लोगों को नहीं देना, टैक्स अमीर लोगों को भी देना पड़ेगा। तो ऐसे एक से एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए थे फ्रांस में और इन चेंजेस ने और आगे चल के ये भी हुआ कि राजा को तो कॉन्स्टिट्यूशन से बांध ही दिया, आगे चल के एक ऐसा भी टाइम आया कि फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को उठा के जेल में डाल दिया। ऐसा भी टाइम आया कि अपने राजा का सर कलम कर दिया और आगे भविष्य में फ्रांस फिर एक रिपब्लिक बना, रिपब्लिकन नेशन, यानी कि अब वो राजशाही नहीं मानेगा, वहाँ की पार्लियामेंट होगी, चुनाव होगा और लोग ही राजा बनेंगे। राजा क्या बनेंगे? लोग ही डिसाइड करेंगे कि देश में क्या होना है। राजशाही खत्म कर दी। इतना बड़ा काम हुआ था उस जमाने में 1789 और ये वही टाइम है जब हिंदुस्तान में हम अपने राजाओं की तरफ देखते थे कि राजा कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे और ब्रिटिशर्स इस टाइम के आसपास हमारे हिंदुस्तान को जीत रहे थे। उस टाइम पे फ्रांस में ये रेवोल्यूशन हुआ। अब ये जो चीज़ें फ्रांस में हुई, इन चीज़ों की दस्तक पूरे यूरोप में पहुंचने लग गई और यूरोप के जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनके दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि जो फ्रांस के लोगों ने किया है अपने हक और अधिकारों के लिए, ये काम हम भी कर सकते हैं। और जो अमीर तबके के लोग थे, पूरे यूरोप के जो अमीर तबके के थे, जो राजघरानों के थे, उनके अंदर ये डर बैठना शुरू हो गया कि जो चीज़ फ्रांस में हुई, वहाँ के राजा के साथ हुई, कहीं वो चीज़ हमारे इलाकों के लोग हमारे साथ ना कर दें। तो यहाँ पे अब दो मूवमेंट्स एक साथ चल रहे थे। एक तरफ तो था ये रेवोल्यूशन का मूवमेंट और इन रेवोल्यूशन के मूवमेंट के जो लोग थे, इन क्रांतिकारियों का ख्याल ये था समाज के लिए और पूरे यूरोप के लिए, उनका ख्याल ये था कि अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप की पूरी जनसंख्या को आप देखें तो सबसे पहले तो हैं रूलिंग क्लास के लोग। ये जो चर्च के लोग हैं या फिर ये जो राजघरानों के लोग हैं और पूरे यूरोप में जितने भी अलग अलग इलाकों के राजघराने थे, ये सब आपस में कनेक्टेड थे। ये सब फ्रेंच भाषा में बात करते थे और ये आपस में भले ही लड़ाइयाँ कर लें, लेकिन जब शादियों की बात आती थी, अपनी शादियाँ हो चाहे अपने बच्चों की शादियाँ हो, तो ये अपने ही इलाकों के लोगों से शादी नहीं करते थे कि राजघराने के लोग अपने इलाके के किसी आम लोग से शादी कर लें। ऐसा नहीं होता था। वो दूसरे इलाकों से, भले ही पास्ट में उन इलाकों से दुश्मनी रही हो, उन इलाकों से लड़ाई करी हो, लेकिन शादी करने की बात होगी तो दूसरे राजघरानों से ही शादियां करेंगे। और शादियां होती थी ऐसे राजघरानों में तो हर राजघराने के लोग आते थे। तो ये राजघराने एक दूसरे को जानते पहचानते बहुत अच्छे से थे। तो ये जो रूलिंग क्लास के लोग थे और इसके अलावा जो चर्च था, जो वैटिकन चर्च के लोग हर जगह सेम कॉमन थे। तो ये जो रूलिंग क्लास थी, ये रूलिंग क्लास यूनाइटेड थी एक तरीके से देखा जाए। भले आपस में लड़ेंगे लेकिन यूनाइटेड है। तो इन रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी लोगों का ख्याल ये था कि ये जितने भी रूलिंग क्लास के लोग हैं, हमें इनसे हक और अधिकारों की लड़ाई करनी है कि हमें ये हक और अधिकार मिलें। तो अब इसके लिए तरीका क्या है कि जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं ये आपस में दोस्ती रखें। ये जो साइन मैं यूज़ करूँगा इसका मतलब है दोस्ती। ये सब जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं अलग अलग इलाकों से आते हैं, अलग अलग कल्चर्स से आते हैं, सबकी बोली भाषा अलग है, सबके काम अलग हैं, लेकिन सबके सब एक धागे से जुड़े हैं कि इनके पास हक और अधिकार नहीं है और ये गरीब हैं। तो इनकी कल्पना ये थी कि ये सब जितने भी लोग हैं ये आपस में दोस्ती रखें, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा रखें और ये लड़ाई जारी रखें आज़ादी की और बराबरी की। और इस तरीके से ये जितने भी लोग हैं यूरोप में ये लड़ाई करें इस रूलिंग क्लास के साथ अपने हक और अधिकारों के लिए। अब जब ये रूलिंग क्लास के लोगों को इनका तख्ता पलट कर दें तो अब इन राजाओं को हटाकर वो अपनी सरकार बनाएं, अपना संविधान बनाएं। तो अब यहाँ पे लोग बनाएं अपना देश। इस तरीके से नेशनलिज्म का जो ख्याल है ये आना शुरू हुआ और ये शुरू हुआ यूरोप से। तो लोगों का ये ख्याल था
कि जो एक कल्चर के लोग हैं या एक भाषा बोलते हैं जैसे लोग, वो मिल के अपना एक देश बनाए। तो जैसे ये एक देश हो गया, ये इस देश के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपनी एक सरकार होगी, और इस तरीके से ये देश का अपना सिस्टम होगा। जब इन्होंने रूलिंग क्लास के लोगों का तख्ता पलट कर दिया तो अपनी सरकार। तो इस तरीके से पूरे यूरोप में अलग अलग देश हो जाएंगे, और ये देश हर सबको बराबरी और सबको समान अधिकार मिलेगा। अब ये जो इनका विचार था, ये जो इनके ख्याल थे, ये ख्याल अगेंस्ट में जा रहे थे इस रूलिंग क्लास के। तो अब जगह जगह बगावत होनी शुरू हुई, और इन रूलिंग क्लास के लोगों ने इन बगावतों को दबाते रहे। अब ये जो नेशनलिज्म का ख्याल है, ये दरअसल एक तरीका इनको महसूस हुआ इन रूलिंग क्लास के लोगों को अपना राज बरकरार रखने के लिए, कि आगे हमेशा भविष्य में ये राज कर सकें। और ये किस तरीके से, कि जैसे ये पूरा समाज है, तो इन्होंने खुद अपने आप से ही इन्होंने देश बना दिए और अलग अलग देश काट दिए, और अब हर जगह की पहचान अलग हो गई। इस जगह की पहचान हो गई कि ये अलग देश है, इस जगह की पहचान हो गई कि अलग देश है, सब जगह की पहचानें अलग हो गई। तो ये जो कल्पना थी कि हर देश के लोग आपस में भाईचारे में रहें, अब ये चीज खत्म हो गई। और अब ये चीज होगी कि मान लीजिए रूलिंग क्लास तो ये रही, अब अगर ब्रिटेन में रूलिंग क्लास के लोग कोई ऐसा फैसला करते हैं जो ब्रिटेन के जो गरीब लोगों के खिलाफ है, तो ब्रिटेन के गरीब लोग जब आवाज उठाएंगे, तो अब फ्रांस के गरीब लोग इनका साथ नहीं देंगे। फ्रांस के लोग, गरीब लोग, ये सोचेंगे कि यार ये ब्रिटेन का मामला है, ब्रिटेन के लोग देखें। और जब फ्रांस के लोगों, गरीब लोगों के साथ गलत होगा, तो ब्रिटेन के लोग साथ नहीं देंगे। उनका ये मानना होगा ये फ्रांस के लोगों का मामला है, फ्रांस के लोग देखें। तो इस तरीके से जितने गरीब लोग हैं आपस में आइसोलेट हो जाएंगे। और एक और खास चीज, ये लोग अब आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि ये अलग अलग देशों के हो गए। तो ये गरीब लोग आपस में इनसे लड़ते रह जाएंगे, और क्योंकि अब देशों के नेशनलिज्म बना दिया गया कि आप अपने देश के हो तो अपने देश के लोगों का साथ दो। तो ये गरीब लोग भले ही इन अमीर लोगों से दब रहे हैं, क्रश हो रहे हैं, लेकिन ये साथ देंगे, दोस्ती रखेंगे अपने अपने देश के अमीरों से। तो इस तरीके से जो मूवमेंट था, ये रेवोल्यूशन का मूवमेंट, ये 1800s के टाइम में ये हाईजैक होता है, ये नेशनलिज्म का सिस्टम। और जितने भी रूलिंग क्लास के कंजर्वेटिव, जो रूढ़िवादी लोग थे, जो हमेशा ये मानते थे कि जैसे पहले चलता था वैसे ही सब कुछ सही था, कि राजा महाराजा हैं और जो गरीब लोग हैं ये तो पैदा ही हुए हैं गरीब रहने के लिए, ये पैदा ही हुए इस वजह से कि ये हमारी सेवा कर सकें। तो ऐसे जो रूलिंग क्लास के कंजर्वेटिव लोग थे, इन्होंने इस मूवमेंट को हाईजैक किया, और नेशन स्टेट्स, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद जितने भी नेशन बने, ये सब ऊपर से नीचे की तरफ बने, कि रूलिंग क्लास के लोगों ने देश बनाए और लोगों को कहा कि अब ये अलग अलग देश हैं। लेकिन खैर, ये रूलिंग क्लास के लोगों को इतना एहसास हो गया था कि अब इस तरीके से लोगों को पूरी तरीके से दबा के नहीं रख सकते, थोड़े बहुत हक और अधिकार इनको देना पड़ेगा, वरना ये बार बार बगावत करते रहेंगे। तो कुछ चेंजेस किए गए। जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था यूरोप में, इस फ्यूडलिज्म के सिस्टम को तोड़ा गया। जो सर्फडम का सिस्टम था, इसको तोड़ा गया। जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस थी, इनको थोड़ा सा कम किया गया। इक्वालिटी दी गई कि अब कानून की नज़र में सब लोग बराबर होंगे। और ये जो राइट्स ऑफ मेन थे, यानी कि लोगों के जो हक और अधिकार हैं, कि कोई आदमी कुछ भी सोच सकता है, कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है, वो फ्री प्रेस रख सकते हैं, खुद से अखबार निकाल सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ऐसे अधिकार उन सब लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से एक और चीज़ होना शुरू हुई, जब ये देश बनने के प्रोसेस बनने शुरू हो गए, कि अब अलग अलग देश बन रहे हैं, तो अब जो देश होते हैं, देशों की प्रॉपर फिक्स्ड टेरिटरी होती है। तो अब यहाँ पे ये लड़ाई होना शुरू हो गई। लोगों को ये दिखने लग गया कि अब जो देश बनेंगे उनकी परमानेंट बाउंड्री होने वाली है। तो इससे पहले कि देश बने और प्रॉपर तौर पे परमानेंट बाउंड्री मान ली जाए, वर्ल्ड मैप में आ जाए, तो इससे पहले अपना देश और बड़ा कर लो, अपना इलाका और बड़ा कर लो। तो यहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हुई टेरिटरीज के लिए और साम्राज्यों के लिए।
और अभी तक जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी उन्होंने पूरी दुनिया को बांट रखा था अपने अपने हिसाब से, और यहाँ पे नए चैलेंजर आने शुरू हुए। जर्मनी सबसे बड़ा चैलेंजर जर्मनी था। नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, नए पावर के तौर पे उभरना शुरू हुआ और इसे एक बड़ा हिस्सा चाहिए था। तो अब जर्मनी, टर्की, ऐसे जो नए साम्राज्य उभर रहे थे, इन्होंने पुराने साम्राज्यों से लड़ाई कर रहे थे और यूरोप में अपना अपना राज्य बढ़ाने की लड़ाई चल ही रही थी। तो इन लड़ाइयों की वजह से और बड़ी लड़ाइयां छिड़ती रहीं और अल्टीमेटली इतनी बड़ी हो गई ये लड़ाई कि इन लड़ाइयों को फिर वर्ल्ड वॉर कहा गया। तो अभी तक हमने देखा कि 1750 से लेके 1850 तक इन 100 सालों में अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से राज बनाया। फिर हमने देखा कि इसी 100 सालों के दौरान 1750 से 1850 के दौरान बाकी पूरी दुनिया में क्या हो रहा था। अब वक्त आता है 1850 से लेके 1950 तक का। अब हम देखेंगे कि इन 100 सालों में हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा था और फिर हम देखेंगे कि इन 100 सालों में बाकी पूरी दुनिया में क्या हो रहा था। तो शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान से। साल चल रहा है 1850 के आसपास। तो हिंदुस्तान में अब पूरे इंडियन सिविलाइजेशन में, पूरी भारतीय सभ्यता में इन अंग्रेजों का राज था। जितना भी रेवेन्यू या टैक्स मिलता था उसका अच्छा खासा हिस्सा लंदन में भेजते थे फायदे के तौर पे। लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया था, वहां पे मिल लग गई थी, इंडस्ट्रीज लग गई थी। उन इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से लेते थे और सस्ती कीमतों में लेते थे, क्योंकि अब वो राजा हैं हिंदुस्तान के। तो सस्ती से सस्ती कीमतों में वो खरीदते थे वो यहाँ से सामान, और इनको सामान को भेजते थे रॉ मटेरियल को इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया जाता था फिनिश्ड गुड में, और उस बनी हुई चीज को फिर ये वापस हिंदुस्तान में लाके बहुत बड़ी कीमतों में बेचते थे। और हिंदुस्तान की मजबूरी है खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, ऐसे ही पड़े रहो, क्योंकि ये राजा हैं, इनकी मर्जी है। तो ये चीज होने लगी थी कि इंडिया का रेवेन्यू पूरा जा रहा है ब्रिटेन में, इंडिया का रॉ मटेरियल जा रहा है, वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहे हैं और इंडिया एक कंज्यूमर बन के रह गया। और इस वजह से इंडिया का डिग्रेडेशन चलता जा रहा है, इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। यहाँ की इंडस्ट्रीज को तोड़ने के बाद वहाँ की इंडस्ट्रीज ऊपर बढ़ रही थी, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही थी। यहाँ अकाल पड़ता था, कभी सूखा पड़ जाता था तो हजारों लाखों लोग भूख से मर जाते थे, और इन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन अंग्रेजों के पहले जितने भी राजा हुए वो अपना राजधर्म निभाते थे कि अगर कहीं पे भी सूखा पड़ जाता था कि वो अपने राजकोष खोल देते थे कि लोगों को मरने नहीं देते थे। इन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था चाहे लाखों लोग मर जाएं। इनफैक्ट ये अंग्रेज लोग यहाँ तक ये कहा करते थे कि इसी बहाने हिंदुस्तान की आबादी कम होगी, और पूरा एक्सप्लॉयटेशन चलता था हिंदुस्तान का, और जितने आम लोग थे परेशान हुए जा रहे थे इन अंग्रेजों से। लेकिन अब ये आम लोग ये अपनी फरियाद लेके, अपनी तकलीफ लेके किसके पास जाएंगे। उस टाइम पे सोचिए हिंदुस्तान में लोगों की ये सोच थी कि हमारा करता धरता हमारा राजा है, लेकिन जितने भी राजा थे, जितने भी बादशाह थे, वो सब कठपुतली बन चुके थे इन अंग्रेजों की। उन राजाओं के पास कोई ताकत बची नहीं थी और इन राजाओं की जिंदगी अपने आप में मस्त चल रही थी। तो इस वजह से ये जो आम लोग थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। तो अब इस वजह से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई बार बगावत हुई। कभी ट्राइबल आदिवासी लोग बगावत करते थे, कभी किसान लोग बगावत करते थे, लेकिन कोई भी बगावत बहुत बड़े लेवल पे नहीं आ पाई। अब टाइम आता है 1857, 1857। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें कई सारे ऐसे नियम थे जो सैनिकों को पसंद नहीं आते थे, उनके अंदर नाराजगी बढ़ रही थी, और हिंदुस्तान के हाल तो खराब हो ही रहे थे, तो ये भी नाराजगी बढ़ती जा रही थी उन सैनिकों के अंदर। तो अब 1857 में होता यह है कि कई सारे ऐसे सैनिक थे, कई सारी ऐसी रेजिमेंट्स थी जहां बगावत हुई। हिंदुस्तान के जो सैनिक थे इन्होंने अंग्रेज सैनिकों को मार दिया, उनके हथियार लूट लिए, और ये पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली में जो उस टाइम पे जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर,
उनको ये अपना राजा घोषित करते हैं कि बहादुर शाह जफर शहनशाह हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान के राजा होंगे और हम इनके अंडर लड़ाई करेंगे अंग्रेज़ों के साथ। और ये जो बगावत हुई सैनिकों की, इस बगावत का साथ कई सारे और भी जो नॉर्थ इंडिया के खास तौर पे जो राजा थे उन लोगों ने साथ दिया। बहादुर शाह जफर ने और कई सारे राजाओं को चिट्ठी लिखी कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अंग्रेज़ों से, आप लोग अपना अपना साथ दो। कुछ राजाओं ने साथ दिया, कई सारे राजाओं ने साथ नहीं दिया क्योंकि उनके पास ना पैसा ना ताकत और वो अंग्रेज़ों की कठपुतली थे। कई सारे राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ये भी एक बहुत कड़वी सच्चाई है। तो अब 1857 में ये होती है आज़ादी की लड़ाई या ये बगावत, और अंग्रेज़ लोग इस बगावत को दबा देते हैं, बहादुर शाह जफर को भेज देते हैं हिंदुस्तान से बाहर। उनके जितने बेटे थे उनको सामने खड़े करके सबको गोली मार देते हैं और पूरे इंडिया का सिस्टम ऐसे अस्त व्यस्त करते हैं कि आइंदा दोबारा से कोई राजा या इस तरीके से सैनिक बगावत ना कर सकें। लेकिन अब इस जो बगावत हुई इसकी एक चीज़ ये हुआ असर, नेशनलाइज कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब टाइम आगे बढ़ता है 1873 AD, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट आता है, जिससे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक नाम बन के रह गई थी और इसका कोई ऐसा खास अस्तित्व नहीं बचा था। इसके जितने मालिक थे उन्होंने पूरा पैसा इससे कमा लिया था, पूरी दुनिया में राज कर रहे थे, पैसा उन्होंने लगाया भी, इससे निकाल भी लिया और ये बस कंपनी बस अब नाम की बची थी और पूरी दुनिया अब प्रॉपर तौर पे एक लेजिटिमेट ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी।